So guys, 11th standard organization of commerce and management this side CS हरीश मतारिया ओनली लेक्चर्स के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैप्टर नंबर 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1। सर पार्ट 1 मतलब इसके दो पार्ट है आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है। सो बहुत ही प्यारा टॉपिक है। इसके अंदर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है एक बार मैं बता देता हूँ। बेटा सबसे पहले तो एक चीज समझ लो, इस चैप्टर के अंदर में तरह तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक इंट्रोडक्टरी आइडिया दिया हुआ है बेटा आप लोगों को, राइट। सो जैसे कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न जिसका मालिक अकेला अकेला केला बनाना अकेला आदमी ओनर है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न। इसी को इंडिविजुअल ओनरशिप या इसी को प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं। सो सोल ट्रेडिंग और इंडिविजुअल ओनरशिप और प्रोप्राइटरशिप। दूसरा इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप फर्म क्या होती है ना, जहां पे दो या दो से ज्यादा ओनर मिलकर के धंधा करते हैं और जो भी प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा आपस में बांट लेंगे, पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद तीसरा जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है ना, ये प्यार से HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और प्यार से जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी इसको बोला जाता है। इसके अंदर में एक दादाजी रहेंगे, दादी जी रहेंगे, उनका लड़का रहेगा, उनकी लड़की रहेगी, लड़का, लड़के की बीवी, उसके बच्चे और अनमैरिड डॉटर। लड़की की अगर शादी होगी तो वो इसमें नहीं आएगा। इसके बारे में हम लोग जानकारी देखेंगे, चिंता मत करना, जो भी बता रहा हूं ऊपर ऊपर से भी 5-7% समझा तो भी मोर देन सफिशिएंट है। देन हम लोग देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी, देन हम लोग देखेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी, है ना। ये 5 टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करना है, राइट। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। सो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1 डिसाइड CS हरीश मतारिया। आ जाओ, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इस टॉपिक के अंदर हम लोग प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन देखने वाले। 5 टाइप की ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने अभी अभी आपको बताया बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये मैंने पांचों के बारे में बताया था। बस ये ही 5 टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इनके मेरिट्स क्या है, एडवांटेज, डिमेरिट्स क्या है, डिसएडवांटेज, इनके फीचर्स क्या है, बस दैट्स इट, गेम ओवर। आ जाओ। सो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1, हम लोग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1 देख रहे हैं बेटा। इस टॉपिक में हम लोगों को मैक्सिमम प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का ही स्टडी करना है। सर क्या होता है प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, बता देता हूं, एक बार फिर से सब लोग ध्यान दे देना। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1 बाय CEC हरीश मधारिया, है ना। अच्छे से ध्यान देना, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ये इस टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो ओन्ड एंड मैनेज बाय प्राइवेट एंटिटीज, ओन्ड एंड मैनेज बाय प्राइवेट एंटिटी। यहां पे पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, प्राइवेट एंटिटी ही मैनेज कर रही है और प्राइवेट एंटिटी का ही ओनरशिप है, प्राइवेट एंटिटी ही मैनेज कर रही है और प्राइवेट एंटिटी का ही ओनरशिप है। इनके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कुछ प्राइवेट एंटिटीज ने मिलकर के इनिशिएटिव लेकर के इन्हें पैदा किया है। ये प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन किसने पैदा की बेटा, कुछ प्राइवेट एंटिटीज ने मिलकर के प्राइवेटली इनिशिएटिव लिया था और ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। इन ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मोटिव है, प्रॉफिट मोटिव है ना, हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। ये कोई समाज सेवा वाली संस्था नहीं है। काफी सारी ऐसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, प्रॉफिट मोटिव, यानी हमारा एक ही उद्देश्य है, हमें प्रॉफिट अर्न करना है, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। देन ओनरशिप इनकी कुछ लोगों के हाथ में है प्राइवेटली, एंड मैनेजमेंट इन प्राइवेट हैंड्स, ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों भी प्राइवेट हैंड्स के अंदर में। यस और नो, ये बात आपको समझ में। सो प्राइवेट इनिशिएटिव, प्राइवेट प्रॉफिट मोटिव, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन प्राइवेट हैंड, मतलब ये सरकारी संस्था नहीं है, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। ओनरशिप प्राइवेट लोगों के हाथ में है, प्रॉफिट मोटिव है, और उसके बाद प्राइवेटली इनिशिएटिव लेकर के इन ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया गया है, राइट। एंड पार्ट ऑफ द इकोनॉमी रन बाय द इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू अर्न द प्रॉफिट। बेसिकली प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या है बेटा, ये इकोनॉमी का वो पार्ट है जो रन बाय द इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू अर्न द प्रॉफिट। या तो अकेला आदमी या तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, या तो कुछ लोग या कुछ लोगों का ग्रुप मिलकर के इस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं। सो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती है, सबसे पहले अकेला, अकेला आदमी ओनर है। उसके बाद पार्टनरशिप, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के धंधा कर रहे हैं, जो भी प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट आपस में बांट लेंगे। उसके बाद जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म,
जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म क्या होता है, इसके अंदर में पापा मम्मी, उनका लड़का लड़की, लड़के की शादी हो गई होगी तो उसकी बीवी, बट लड़की की शादी अगर हो गई तो वो लड़की हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फर्म के अंदर में नहीं आएगी, बताऊंगा, डोंट वरी सारी चीजें। बस उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, देन जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें हम लोगों को इस टॉपिक में पढ़नी है, और ये पांचों के पांचों चीजें प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में आती है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? सर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, डोंट वरी, वही तो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। सो ये इस टॉपिक का हेडिंग है, ये अभी तक मैंने एक भी चीज इसमें की पढ़ाई नहीं है, मैं सिर्फ आपका जीपीएस लोकेशन ऑन करके आपको बता रहा हूं कि आप इस दुनिया में 11th स्टैंडर्ड के ओसीएम इस सब्जेक्ट के अंदर में हो, और हम लोग टॉपिक नंबर 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1 पढ़ रहे हैं बेटा। डन, सब लोग साथ में मेरे साथ साथ लर्न कर लेना, बाद में अलग से टाइम नहीं मिलेगा लर्न करने के लिए। और ये नोट्स, ये जो डायरी है, ये आपके पास में है, इसी के अंदर से हम लोगों को सारे आंसर लिखना है। तो सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन हम लोग जो देख रहे हैं वो सबसे पहली कौन सी है, सबसे पहली है सोल ट्रेडिंग। पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद ये, उसके बाद ये डिटेल में, उसके बाद ये डिटेल में, और उसके बाद ये डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 ही चीजें हम लोगों को इस टॉपिक में पढ़नी बेटा। चलो सब लोग साथ में हैं, पक्का, डन, चलो आगे बेटा, ऑल सेट। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है बेटा? ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमी दैट रन बाय द इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट, यस और नो? पक्की बात। और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में 5 ऑर्गेनाइजेशन आती है, सोल प्रोप्राइटरशिप जो कि सबसे पहली है, उसके बाद पार्टनरशिप, देन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, देन जॉइंट स्टॉक कंपनी। उसमें की 5 में की सबसे पहली ये आपके सामने स्क्रीन पे है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। बरोबर है क्या, यस और नो? पक्का। चल आ जाओ, अब सबसे पहला मैं सोल प्रोप्राइटरी फर्म आप लोगों के सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं, अच्छे से ध्यान देना। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सोल प्रोप्राइटरशिप, या इसी को हम लोग प्यार से बोलते हैं इंडिविजुअल ऑन्टरप्रीनियरशिप, या सोल ट्रेडर बोलेंगे इसके मालिक को, या प्रोप्राइटरशिप फर्म बोल देंगे। क्लियर? सो अच्छे से ध्यान देना, जहां नहीं समझ में आए वहां पे डाउट पूछना है। सो ये कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, अगर इसके ऊपर शॉर्ट नोट आती है तो आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। अगर इसके ऊपर शॉर्ट नोट आती है, मैंने एकदम आसान लैंग्वेज में, गावरान लैंग्वेज में, आसान भाषा में, किताब की लैंग्वेज बहुत टफ है तो उसको आसान भाषा में कन्वर्ट करके मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। दिस इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है बेटा। विच ऑफ द वन इज ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो आपने करेक्ट आंसर टिक करना है सोल ट्रेडिंग, और सोल प्रोप्राइटरशिप इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सर ओल्डेस्ट क्यों? काफी पुरानी है। पहले क्या होता था, किसी एक के दिमाग में आया कि अब मैं धंधा करूंगा, बिजनेस से मैं मेरा लाइवलीहुड अर्न करूंगा, मैं पैसे कमाऊंगा और मैं मेरे घर परिवार को चलाऊंगा। पहले किसी के दिमाग में आता था, वो अकेला आदमी बिजनेस शुरू करता था, और उसके बाद में फिर और लोगों को जोड़ते गया, पार्टनरशिप फर्म बनाई, कंपनी बनाई, वो सब बात की बात है। बट ये ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। सर इसके एग्जाम्पल, किराना दुकान, प्रोप्राइटर रमेश तड़वी, है ना, काफी बार महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, इधर उधर किराना दुकान के नीचे बोर्ड लगा हुआ रहता है, एक अकेला आदमी सारी चीजें मैनेज कर रहा है, अकेला आदमी सारी चीजें मैनेज कर रहा है, वो ही धंधा चला रहा है, वो ही काम कर रहा है, वो ही सब माल खरीद रहा है, वो ही माल बेच रहा है, वो ही सब कुछ कर रहा है, अकेला आदमी सारी चीजें चला रहा है। हाँ एम्प्लॉय हो सकते हैं इसके अंदर में, एम्प्लॉय हो सकते हैं, लेकिन मालिक एक ही है, मालिक एक ही है। सो ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मेरे साथ साथ पटापट पटापट लर्न कर लो। सोल यानी सिंगल, दूसरा पॉइंट पढ़ रहा हूं बेटा मैं, यहाँ पे जो दिए हुए ना इसमें दूसरा पॉइंट पढ़ रहा हूं, सोल यानी सिंगल, प्रोप्राइटरशिप यानी ओनरशिप। तो सिंगल, अकेले आदमी ने ओनरशिप यहाँ पे हेल्ड किया है, पूरे बिजनेस के डिसीजन अकेला आदमी ले रहा है, सब कुछ इसी के अकेले आदमी के हाथ में है। ओनली वन ओनर, तीसरा पॉइंट पढ़ रहा हूं, ओनली वन ओनर। ऑल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फोर्थ पॉइंट पढ़ रहा हूं बेटा, ऑल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइज इन द हैंड ऑफ वन ओनर। सारे राइट्स, सारी पावर, सारी जिम्मेदारियां इसी के हाथ में है। इसकी काफी सारे एग्जाम्पल है, ग्रोसरी शॉप, किराना दुकान, ब्यूटी पार्लर, गिफ्ट शॉप, आपने देखा होगा, है ना, कोई एक इंसान मिलकर के बड़ा पाव की गाड़ी डाल रहा है, वो भी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ही।
कोई अकेले आदमी ने किराना दुकान डाला, कोई अकेले आदमी ने, अकेले औरत ने ब्यूटी पार्लर डाल दिया, है ना। तो वो सब क्या है बेटा, ये सारे एग्जांपल्स है जहां पे अकेला आदमी ओनर है, उसको हम लोग प्यार से सोल ट्रेडिंग कंसर्न और सोल प्रोप्राइटरशिप और इंडिविजुअल ओनरशिप और प्रोप्राइटरशिप हम बोलते हैं, यस और नो। और यहाँ पे ये अकेले आदमी ने धंधे में पैसा लगाया, देखो आखिरी से तीसरा पॉइंट, अकेले आदमी ने बिजनेस में पैसा लगाया, उसी को हम लोग प्यार से कैपिटल बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस। और अकेला आदमी ओनर है और उसी ने बिजनेस में पैसा लगाया, उसी ने बिजनेस में पैसा लगाया। इन्वेस्ट ओन कैपिटल एंड यूजेस हिज और हर ओन स्किल टू रन द बिजनेस। सारे बिजनेस के अफेयर, लास्ट से दूसरा पॉइंट, सारे बिजनेस के अफेयर ये अकेला आदमी मैनेज कर रहा है बेचारा। अच्छा, आदमी या औरत कुछ भी हो सकता है, प्लीज सीरियसली मत लेना, नहीं तो और बोलेंगे सर तो बार बार आदमी आदमी बोल रहे हैं, औरत काम नहीं कर सकती क्या? बिल्कुल कर सकती, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द विमेन्स इन द वर्ल्ड, है ना। आज की डेट में लड़कियां, है ना, आज इंसान मतलब सारे मर्दों के, औरतें सारी मर्दों के बराबर कंधे को कंधा लगा करके काम कर रही है और उनसे अच्छा काम कर रही है काफी सारे एरिया में। सो प्लीज यहाँ पे मैंने किसी मर्द का या आदमी का फोटो लगाया, इसका मतलब ये मत समझना कि औरतें काम नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है बेटा। एंड अल्सो नोन एज, इसी को प्यार से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, अल्सो नोन एज प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, इंडिविजुअल ओनरशिप और इंडिविजुअल ट्रेडरशिप। यस और नो, कैसा लगा? सोल ट्रेडिंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट याद रहेगा सभी को, पक्की बात। सो ओल्डेस्ट सिंपलेस्ट है, सोल अकेला आदमी ओनर है, ओनली वन ओनर, ऑल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी के हाथ में। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, खुद का कैपिटल रहेगा, सारे अफेयर्स भी ये मैनेज करेगा, और आल्सो नोन एज, सिंपल, पक्का। अब इसके कुछ फीचर्स बता देता हूं, अच्छे से ध्यान देना बेटा। आ जाओ, फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहले तो इंडिविजुअल ओनरशिप है, इंडिविजुअल ओनरशिप है, अकेला आदमी ओनर है। दूसरा, ये आप भी लिख लो उस डायरी के अंदर में, जो डायरी मैंने आपको दिया है उस डायरी के अंदर में आपने भी लिखना है ये, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लॉस, नो शेयरिंग, पूरा का पूरा प्रॉफिट या लॉस इसी अकेले आदमी का रहेगा, ये किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद की दिनचर्या को पालने के लिए, घर परिवार को पालने के लिए इसने खुद से ही बिजनेस स्टार्ट किया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। लोकल मार्केट ऑपरेशन, जनरली सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न जो, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न जो होते हैं लोकल मार्केट को कैटर करते हैं, लोकल मार्केट में अपनी सर्विसेज या गुड्स देते हैं। ऐसा कभी देखा है कि आपने भारत के एक छोटे से शहर के गली का किराना दुकान वाला लंदन में किराना बेच रहा है? नो, बीएस और नो। सो लोकल मार्केट के अंदर में इनका ऑपरेशंस रहेगा सारा, लोकल मार्केट। नो सेपरेट लीगल स्टेटस, मतलब लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉ की नजरों में ये बिजनेस और ओनर दोनों एक ही है, लॉ की नजरों में बिजनेस और ओनर दोनों एक ही है। सो अगर कल चल के बिजनेस में कुछ फ्रॉड होता है तो बिजनेस का मालिक ये नहीं बोल सकता अकाउंटिंग के हिसाब से ओनर और बिजनेस सेपरेट सेपरेट पर्सन है, सो फ्रॉड बिजनेस ने किया, बिजनेस को जेल में डालो, ऐसा नहीं चलेगा। लॉ की नजरों में ओनर और बिजनेस दोनों सेम ही है। कौन सा बिजनेस? सोल प्रोप्राइटरी। कंपनी होता तो कंपनी और कंपनी के मालिक लॉ की नजरों में अलग अलग है, सेपरेट ओनरशिप है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनरशिप सेम है। ट्रेडर एंड बिजनेस आर कंसिडर्ड एज द सेम। मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन, सबसे कम रेगुलेशंस है, वेरी लेस रेगुलेशंस, रेगुलेशंस काफी कम है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अगर बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाता है, नादार बैंकरप्ट हो जाता है, दिवालखोर दिवालिया हो जाता है, तो ओनर को अपनी पर्सनल असेट तक बेच के बिजनेस की उधारी वापस करनी पड़ेगी, पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी बिजनेस की उधारी वापस करनी पड़ेगी। इस सिनारियो को बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, मतलब बिजनेस के ओनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। सो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सो अगर बिजनेस बंद हो जाता है तो बिजनेस के ओनर की सारी पर्सनल असेट बेच देंगे और बिजनेस के क्रेडिटर्स के पैसे चुकाएंगे, मतलब बिजनेस के ओनर की लाइबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड है। नेक्स्ट फीचर समझ में आए सभी को? सिंपल है, याद रहेंगे। एक ओनर था जो प्रॉफिट शेयर नहीं करता था, सेल एम्प्लॉयड था, लोकल मार्केट में काम करता था, लॉ की नजरों में ओनर और बिजनेस दोनों एक है, रेगुलेशंस काफी कम है और अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। याद रखने के लिए मैंने स्टोरी बता दी है छोटी सी, क्लियर है? एग्जाम में आए तो आपको ये मेन पॉइंट्स, तो भी इतने पॉइंट्स लिख के एक एक सेंटेंस लिखना है, ये हेडिंग लिख के एक एक सेंटेंस लिखना है। सेंटेंस आप ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो, सेंटेंस आप ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो, ये हेडिंग सिर्फ प्रॉपरली यही आने चाहिए। यो, ऑल सेट, पक्का? चलो आगे, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? डन?
ओके, चल आगे बढ़ते। देन अब इस बिजनेस के भी कुछ फायदे हैं, नुकसान है, मेरिट्स और डिमेरिट्स। एग्जाम में थेरी क्वेश्चन आ सकता है, मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, या दूसरा थेरी क्वेश्चन डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। दोनों सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। अब इसके कुछ पहले नुकसान बताऊंगा, अकेला आदमी ये बेचारा कितना कैपिटल लगाएगा? सो लिमिटेड कैपिटल, सिंगल और वन ओनर, तो कैपिटल भी तो कम लगेगा। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, अकेला आदमी है, उसको क्या क्या आएगा? वो कोई ऑलराउंडर थोड़ी है कि सारी चीजें आ जाएगी। सो लिमिटेड मैनेजरियल स्किल रहेगा उसके पास, एक इंसान हर चीज में मास्टर नहीं हो सकता। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, ये एक नुकसान ही तो है। बिजनेस अगर बंद हो गया तो बिजनेस की लाइबिलिटी इस अकेले ओनर को देना पड़ेगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लैक ऑफ स्टेबिलिटी, अकेला आदमी, उसका माथा घूम गया, सोचा भैया आज ये बिजनेस नहीं, इसमें नुकसान हो रहा है, दूसरा बिजनेस करेंगे, या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जल्दी बंद होने के चांसेस रहते हैं, स्टेबिलिटी कम रहती है। लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, अकेले आदमी को सारे स्किल्स थोड़ी आएंगे। लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन और लैक ऑफ स्किल दोनों मोर और लेस सेम पॉइंट है। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन, अगर धंधा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो अकेले आदमी के ऊपर बर्डन आ जाएगा, भाई साहब अब मैं क्या करूं। समझ में आए? सो ये कुछ डीमेरिट्स है। मेरिट्स क्या है इसके? इजी फॉर्मेशन है, जब दिल में आए तब 10 मिनट में आप ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सकते हो, शॉप एक्ट निकाल के, बरोबर है। क्विक डिसीजन, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, 2-4 लोग ओनर रहते हैं तो सबको पूछ पूछ के डिसीजन लेना पड़ता है। अकेला आदमी ओनर है, इसके मन में आ गया, डिसीजन ले लिया। देन मैक्सिमम सीक्रेसी, सारी चीजें इसी को मालूम है, अकेला आदमी ओनर है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अकेला आदमी ओनर है। देन डायरेक्ट मोटिवेशन है, मतलब अगर ये ये जो बिजनेस का ओनर है अकेला आदमी, अगर ये मोटिवेट हो गया तो अपने आप बिजनेस भी मोटिवेट हो जाएगा। एक बिजनेस के अगर 5 ओनर है तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए पांचों के पांचों ओनर को मोटिवेट रहना पड़ेगा, उत्साहित रहना पड़ेगा। बट यहाँ पे डायरेक्ट मोटिवेशन है, अकेला आदमी ओनर है, ये मोटिवेट हो गया, बिजनेस बढ़ जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी, जब चाहे तब बिजनेस के अंदर में डिसीजंस ले सकता है, इसके हिसाब से फ्लेक्सिबल है, नहीं तो 4 लोगों को पूछ के लेना पड़ता अगर पार्टनरशिप फर्म होती तो। लोअर कॉस्ट काफी कम है और एफिशिएंसी बहुत ज्यादा रहती है, यस और नो। तो हाई एफिशिएंसी, लो कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, डिसीजन, अपने डायरेक्ट मोटिवेशन, मैक्सिमम सीक्रेसी, क्विक डिसीजंस एंड इजी फॉर्मेशंस, ये सारे इसके मेरिट्स हैं। चलो आगे, पक्का ये समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? देन नेक्स्ट है बेटा हमारा पार्टनरशिप फर्म। अच्छे से ध्यान देना, क्या होता है बेटा पार्टनरशिप फर्म? बिकॉज ऑफ, देखो काफी सारे लिमिटेशंस थे सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न में, अकेला आदमी ओनर था, वो कितना कैपिटल लेके आएगा? कैपिटल काफी कम रहेगा। मैनेजरियल स्किल, उसकी एबिलिटी, अकेला आदमी रहता, तो ये सारे नुकसान थे। अब ये सारे नुकसान पार्टनरशिप फर्म ने क्या कर दिए? खत्म कर दिए। पार्टनरशिप फर्म के अंदर में कैपिटल 2 या 2 से ज्यादा लोगों का रहेगा, अकेला आदमी रहता तो धंधे में कम कैपिटल लगा सकता था, अब ज्यादा लोग हो गए, ज्यादा कैपिटल लगेगा। मैनेजरियल एबिलिटी, जो इनएबिलिटी थी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में, वो एबिलिटी में बदल जाएगी, बरोबर है। मैनेजरियल इनएबिलिटी ऑफ द प्रोप्राइटरी कंसर्न, ये जो 2 सबसे बड़े नुकसान थे, अकेले आदमी के अंदर में सारे स्किल नहीं होते, तो भैया 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर के काम करो तो पैसा भी ज्यादा लगेगा। एक दिमाग पहले काम करता था, सोल प्रोप्राइटरी अकेला दिमाग कितना ही दिमाग लगा सकता है एक आदमी, अब 2 या 2 से ज्यादा दिमाग लगेंगे। एबिलिटी इनएबिलिटी एबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, मैनेजरियल स्किल बढ़ जाएगा। तो ये 2 सबसे बड़े जो लिमिटेशंस थे, लिमिटेड कैपिटल और मैनेजरियल इनएबिलिटी, ये दोनों लिमिटेशन खत्म कर दिए किसने? पार्टनरशिप फर्म ने। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के अंदर में नए इंडिविजुअल्स को भी हम लोग हमारे फर्म में ला सकते हैं। मिनिमम 2 लोग इसके अंदर में रहेंगे, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर के पार्टनरशिप फर्म तैयार कर सकते हैं। और मैनेज बाय मोर देन 1 पर्सन वेयर ऑल द पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस, और ये बिजनेस में जो भी फायदा नुकसान होगा ये दोनों आपस में शेयर करेंगे, यस और नो? क्लियर है? ये बात समझ आई क्या? एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? क्लियर है? ऑल सेट? पक्का? सो पार्टनरशिप फर्म का ये वाला क्लियर हो गया सभी को फंडा। सो बेसिकली पार्टनरशिप फर्म कैसे पैदा हुई? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ लिमिटेशंस थे, उन लिमिटेशंस को खत्म करने के लिए, कौन से लिमिटेशंस? कैपिटल का और लिमिटेड मैनेजरियल स्किल का।
तो यहाँ पे नया इंडिविजुअल आ गया और इन्होंने पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है पार्टनरशिप फर्म में, जैसे पार्टनर। पार्टनर क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म बेसिकली, देखो ध्यान देना, देखो प्लीज ध्यान देना बेटा, पार्टनरशिप फर्म इज बेसिकली दैट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्लीज ध्यान देना बेटा, दैट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच two or more than two person come together to perform some business activity, एंड जो भी कुछ प्रॉफिट होगा, फल मिलेगा, वो आपस में बांट लेंगे। इस टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग प्यार से पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। तो ये पार्टनरशिप फर्म में जो हर एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसे हम लोग इंडिविजुअली पार्टनर बोलेंगे, उसे हम लोग इंडिविजुअली क्या बोलेंगे? पार्टनर, बरोबर है। और कलेक्टिवली बोलेंगे फर्म। जैसे मैंने और एक मेरे फ्रेंड ने मिलकर के एक फर्म बनाई, मान लो मैं हरीश, मेरी एक फ्रेंड है मनीषा, हम दोनों ने मिलकर हरी मनी एक पार्टनरशिप फर्म बनाई। तो मैं और मनीषा हम इंडिविजुअली क्या है? पार्टनर, और कलेक्टिवली हम दोनों के बिजनेस को क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म। इंडिविजुअली पार्टनर्स, इंडिविजुअली क्या बोलेंगे? पार्टनर, और दोनों मिल जाए तो क्या बन जाएगी? पार्टनरशिप फर्म। क्लियर? सो पार्टनर आर द पर्संस, ये वो पर्सन है जो एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप अग्रीमेंट। सर अग्रीमेंट करना पड़ेगा कि हाँ, लिखा पढ़ी बहुत जरूरी है, कल चल के झगड़ा लफड़ा हो गया तो इसीलिए एग्रीमेंट जरूरी। विथ वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड एज पार्टनर, इंडिविजुअली कॉल्ड एज पार्टनर। अगली टर्म है, ये पहली टर्म थी बेटा पार्टनर, अगली टर्म है फर्म। पर्संस एंटरिंग इनटू द पार्टनरशिप विथ वन अनदर, कलेक्टिवली उन सभी को बोलेंगे फर्म। कलेक्टिवली पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअली पार्टनर, कलेक्टिवली फर्म, इंडिविजुअली पार्टनर, कलेक्टिवली पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअली पार्टनर। क्लियर? उसके बाद फर्म नेम, नेम अंडर विच द पार्टनरशिप बिजनेस रन। जैसे मैंने बताया हरीश और मनीषा दोनों ने मिलके हरी मनी ये फर्म बना लिया, तो ये क्या हो गया? फर्म नेम। तो इसी फर्म नेम के अंडर दोनों के दोनों काम कर रहे हैं, कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप। एंड पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट, ये जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहेगी। तो ये दो लोग साथ में आए, ये दोनों ने मिलके एक पार्टनरशिप डीड बनाए, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिख दी, ऐसा हो तो ऐसा, तू इतना पैसा लाएगा, तू इतना पैसा लाएगा, तेरा प्रॉफिट इतना रहेगा, तेरा प्रॉफिट इतना रहेगा, ये तेरी राइट्स है, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तू ये काम करेगा, मैं ये काम करूंगा, ये बैंक अकाउंट नेम इस नाम से रहेगा, इस बैंक में रहेगा, ऐसे अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। ये सारी चीजें कहाँ पे लिखी रहेगी? पार्टनरशिप डीड, या उसी को प्यार से हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप अग्रीमेंट। पार्टनरशिप अग्रीमेंट को राइटिंग में ले लिया तो उसी को बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप अग्रीमेंट इन राइटिंग, उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इंडिया में डीड रजिस्टर करवाना कंपलसरी है। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज 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 एक बार पहले पूछो। डन डन डन। ऑल सेट, चलो आगे। ग्रेट। ऑल सेट, ओके, नो डाउट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मुन्ना, प्लीज ध्यान देना। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, अच्छे से ध्यान देना। पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स बता रहा हूं, बरोबर है? आ जाओ आ जाओ, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है बेटा। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सबसे पहला फीचर क्या लिखा हुआ है बेटा? एग्रीमेंट। अग्रीमेंट होना जरूरी है क्या? जी हाँ, अग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, बगैर एग्रीमेंट के पार्टनरशिप फर्म नहीं बन सकती है। यहाँ पे लिख लो, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इज एन आउटकम ऑफ अग्रीमेंट। पार्टनरशिप अग्रीमेंट के फलस्वरूप ही पार्टनरशिप फर्म पैदा होती है, बरोबर है क्या? इट कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप। दूसरा है जॉइंट ओनरशिप,
पार्टनरशिप फर्म के अंदर में सारे पार्टनर की जॉइंट ओनरशिप रहेगा क्या? कोई ऊंच नीच नहीं रहेगी, सारे पार्टनर्स इक्वल ओनर रहेंगे। यस और नो? ओनरशिप, ओनरशिप प्लीज ध्यान देना, ऑफ फर्म, फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म, इज विथ ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स के पास ओनरशिप रहेगी। सब मेरे साथ साथ लिखना बेटा, सब मेरे साथ साथ लिखना। ओनरशिप ऑफ द फर्म इज विथ ऑल पार्टनर्स, और पार्टनरशिप फर्म इज जॉइंटली ओन्ड बाय पार्टनर्स, जॉइंटली ओन्ड बाय पार्टनर्स। क्लियर? उसके बाद मैनेज भी जॉइंट करेंगे क्या? जॉइंटली करने वाले हैं क्या? यस, लिख लो बेटा वो भी। एवरी पार्टनर हैव इक्वल राइट टू मैनेज फर्म, हर एक पार्टनर का इक्वल राइट है फर्म को मैनेज करने की। लॉफुल बिजनेस के लिए ही पार्टनरशिप चाहिए, अनलॉफुल किसी ने सोचा बंदूक या गोला बारूद बनाने के लिए या न्यूक्लियर बम बनाने के लिए हम लोग पार्टनरशिप फर्म पैदा कर रहे हैं। न्यूक्लियर बम बनाना, गोला बारूद बनाना ये इलीगल एक्टिविटी है, इसके लिए पार्टनरशिप फर्म पैदा नहीं कर सकते। पार्टनरशिप फर्म मस्ट बी फॉर लॉफुल बिजनेस ओनली। पार्टनरशिप फर्म, या फिर ऐसा लिख लेता हूं, फर्म मस्ट अंडरटेक, क्या काम करेगी? अंडरटेक ओनली लॉफुल बिजनेस, इलीगल या अनलॉफुल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप फर्म पैदा नहीं कर सकते। और हर एक पार्टनर लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज जॉइंट एंड सेवरल, जॉइंट एंड सेवरल। सर अब इसका मतलब क्या है? अच्छे से ध्यान देना। लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज जॉइंट एंड सेवरल का मतलब क्या है बताता हूं। जैसे पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर है, हरीश और मनीषा, राइट। मान लो हरीश को कुछ हो गया, हरीश ऊपर चला गया, तो मनीषा ये नहीं बोल सकती कि अब मैं फर्म की आधी लाइबिलिटी ही देने वाली हूं। हम दो पार्टनर थे, एक पार्टनर ऊपर चला गया भगवान जी के पास, तो मैं अकेली बची हूं, तो मैं आधी ही लाइबिलिटी दूंगी। नो, तुम्हारी लाइबिलिटी जॉइंट भी है और सेवरल भी है। अगर दोनों पार्टनर है तो दोनों मिलके देंगे, और अगर दोनों में से एक निकल लिया तो ये अकेला पार्टनर भी सेवरली लायबल है। अगर दोनों है तो जॉइंटली लायबल है दोनों भी, और दोनों में से एक ही बचा तो इस अकेले को पूरी लायबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी। इसे बोलते हैं सेवरली लायबल। सो सब मिलके भी लायबल है, और कोई अगर एक पार्टनर हाथ में आया, एक ही बचा है, तो वो अकेला भी लायबल है। इसे बोलते हैं फर्म की लायबिलिटी, पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज जॉइंटली एंड सेवरली फॉर ईच पार्टनर। यस और नो? ये जो भी मैं लिखवा के दे रहा हूं ये लिखना है बेटा आपने, ये जो भी मैं लिखवा के दे रहा हूं ये आपने सारी चीजें लिखनी है, राइट? पक्की बात? डन? पेपर कैसा गया ये पूछ उसको। चलो आगे। उसके बाद आ जा मुन्ना, ध्यान देना अच्छे से, आ जा। देन उसके बाद नंबर ऑफ पार्टनर, नंबर ऑफ पार्टनर, मुन्ना प्लीज ध्यान देना। पार्टनरशिप फर्म के अंदर में मिनिमम कितने पार्टनर चाहिए? मिनिमम दो, और मैक्सिमम, वैसे मैक्सिमम 200 है, लेकिन आपके 11th स्टैंडर्ड के लेटेस्ट बुक में 50 ही है, इसलिए हम लोग 50 ही देखेंगे। वैसे मैक्सिमम 200 है, वैसे मैक्सिमम 200 है रियल लाइफ में, बट आपके 11th के लेटेस्ट बुक के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं इसलिए 50। वैसे एक्चुअल में इतने हैं, पर ये बुक के हिसाब से। उसके बाद प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, ये क्या होता है सर? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, हर एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है, हर एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है, बरोबर है क्या? देखो, पार्टनर्स प्ले ड्यूअल रोल इन फर्म, ये एक पार्टनर है, ये दूसरा पार्टनर है, ये पार्टनर इसका
प्रिंसिपल भी है और ये पार्टनर इसका एजेंट है, और साथों साथ ये पार्टनर इसका प्रिंसिपल भी है और ये पार्टनर इसका एजेंट भी है। सर नहीं समझ में आया, बताता हूं। जैसे दो पार्टनर थे ए और बी। ए ने कोई फर्म के लिए काम किया तो इस काम के लिए बी भी लायबल है, मतलब ए प्रिंसिपल हो गया, बी एजेंट हो गया। बी ये नहीं बोल सकता है कि वो ए ने किया। जैसे ए ने फर्म के लिए कुछ तो माल परचेस किया उधारी में, क्रेडिटर्स आ गए बी के पास पैसा मांगने, तो बी ऐसा नहीं बोल सकता है माल ए ने खरीदा चलो ए से पैसा लो। क्रेडिटर क्या बोलेंगे, भैया तुम दोनों एक दूसरे के प्रिंसिपल एजेंट हो, ए ने अगर कोई काम किया तो यू आर लाइक एजेंट, तुम हर एक पार्टनर एक दूसरे का मालिक भी है और नौकर भी है। ए ने काम किया तो वो तेरे लिए भी लायबल है, चल पैसा दे। या उल्टा भी हो सकता है, अगर बी ने कोई काम किया, अगर बी ने कोई काम किया तो उस काम के लिए ए भी लायबल है, तो बी यहां पे क्या हो गया, प्रिंसिपल, और ए इज लाइक एजेंट। यस और नो, क्लियर है? सो हर एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल एजेंट है, तो इसीलिए रिलेशनशिप कैसा हो गया, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। इसी को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। इसी को म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप कहते हैं। ये वाला पॉइंट समझ में आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम दोनों मालिक हो ना, तुम दोनों मालिक भी हो और तुम दोनों एक दूसरे के नौकर भी हो और एक दूसरे के मालिक भी हो। ए ने अगर कोई काम किया तो बी ऐसा नहीं बोल सकता है चल भग मैं नहीं मानूंगा वो ए ने किया। क्यों नहीं मानेगा भैया, ए प्रिंसिपल है तो एजेंट है। और बी ने अगर कोई काम किया तो ए ऐसा नहीं बोल सकता उसने किया मैं नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानेगा भैया, तू एजेंट है और वो प्रिंसिपल है। तो दोनों एक दूसरे के प्रिंसिपल भी है, दोनों एक दूसरे के एजेंट भी है। ये बात समझ आई? सो इसी को बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। क्लियर? चलो आगे बेटा, यहां तक हेलो, ऑल सेट। देन नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या है? देखो पार्टनरशिप फर्म में अगर ए थोड़े समय के लिए बाहर गया तो ए ऐसा नहीं बोल सकता है बी को कि मैं बाहर जा रहा हूं आउट ऑफ इंडिया, मेरा बच्चा पार्टनर है। नो, so no partner of the firm can transfer or sell their interest in the or interest or share in the firm to any other third person without the consent of all partner. No partner can sell or transfer his interest or ownership or share to any third party without consent of all partner. बाकी सारे पार्टनर की परमिशन लिए बगैर कोई भी पार्टनर अपनी मालिकाना हक को किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए इतना डिटेल में हम लोग देख रहे हैं बेटा, प्लीज ध्यान देना। देन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लॉसेस, ये तो जरूरी है, इसके बगैर तो पार्टनरशिप फर्म होगी नहीं। पार्टनर्स agrees to share profit और losses in the firm, आपस में शेयर करेंगे। देन रजिस्ट्रेशन, बरोबर है क्या? वैसे तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी, कंपल्सरी। मैंडेटरी यानी कंपल्सरी, नॉट मैंडेटरी, कंपल्सरी नहीं है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, बरोबर है क्या? बट महाराष्ट्र के अंदर में रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वैसे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, बट इन महाराष्ट्र एमएच इट इज मैंडेटरी। कब से मैंडेटरी है बेटा? अप्रैल 1985 से मैंडेटरी है।
वैसे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, लेकिन महाराष्ट्र में मैंडेटरी है, बरोबर है। महाराष्ट्र में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म होता है, REGISTRAR, रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स। हर स्टेट के मतलब इंडिया पे काफी हर स्टेट में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म होता है, इंडिया के हर स्टेट में। वैसे महाराष्ट्र में भी एक रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है, उसके पास जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, राइट। देन उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर, कोई पार्टनर को निकाल सकते हैं क्या, या पार्टनर छोड़ के जा सकता है क्या? यस, पार्टनर छोड़ के जा सकता है। पार्टनर्स कैन रिजाइन, पार्टनर्स कैन रिजाइन बाय प्रॉपर नोटिस। सारे पार्टनर्स को, बचे हुए पार्टनर को नोटिस देके वो फर्म छोड़ के जा सकता है क्या? यस। या फिर पार्टनर को हम लोग फर्म से निकाल सकते हैं क्या? और कैन रिमूव, बचे हुए सारे पार्टनर रिमूव कर सकते हैं क्या? यस, अगर उसने फ्रॉड किया होगा तो। और लास्ट में डिसोल्यूशन, फर्म कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं, कैन डिसॉल्व एट एनी टाइम, अगर सारे पार्टनर की कंसेंट है तो। या फिर एक आदमी, एक पार्टनर छोड़ के बचे हुए सारे पार्टनर मर गए या इंसॉल्वेंट हो गए, तो अकेला आदमी खुद से पार्टनरशिप नहीं कर सकता, तो वहां कंपलसरी डिसॉल्व हो जाएगी। यस और नो? या तो सारे पार्टनर्स मिलकर डिसॉल्व कर देंगे, या फिर एक पार्टनर छोड़ के बचे हुए मर गए, इंसॉल्वेंट हो गया, पागल हो गया, अनसाउंड माइंड हो गए, तो भी फर्म अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। क्लियर? ये थे बेटा फीचर्स, इसलिए हर एक फीचर लिखवा के दिया एग्जाम में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर, या डायरेक्ट फीचर्स के ऊपर 10 नंबर का, 8 से 10 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट। क्लियर? चलो आगे। देन फीचर्स के बाद है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अच्छे से ध्यान देना, मेरिट देन डीमेरिट्स, इसके ऊपर भी सेपरेट क्वेश्चन, इसके ऊपर भी सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान दो। जैसे कि मैं अगर मेरिट्स की बात करूं, मैं अगर मेरिट्स की बात करूं तो इजी फॉर्मेशन, पहला, आसानी से पार्टनरशिप फर्म फॉर्म कर सकते हैं। इतनी आसानी से नहीं, जितनी आसानी से सोल प्रोप्राइटरी हो जाता है उतनी आसानी से नहीं, लेकिन आसानी से हो जाता है। कैपिटल, ज्यादा कैपिटल मिलेगा क्या? पार्टनरशिप फर्म के अंदर में दो या दो से ज्यादा लोग कैपिटल लगाते हैं, तो मोर कैपिटल, मोर कैपिटल इनफ्लो, मोर कैपिटल इनफ्लो, क्योंकि दो या दो से ज्यादा लोग रहेंगे। बिजनेस सिक्रेसी भी रहेगी। बिजनेस सिक्रेसी क्यों रहेगा? क्योंकि लिमिटेड लोगों के हाथ में ही मालिकाना हक है, पार्टनरशिप फर्म में लिमिटेड पार्टनर्स ही है, उन्हीं के हाथ में सारा मालिकाना हक है, तो इंफॉर्मेशन पार्टनरशिप फर्म में कॉन्फिडेंशियल रह सकती है क्या? यस। देन कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, पार्टनरशिप फर्म का एग्जिस्टेंस कंटिन्यू रहेगा, अगर कोई पार्टनर मर भी गया तो भी पार्टनरशिप फर्म जिंदा रहेंगी। एक कंडीशन है सिर्फ, उस फर्म में मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए। 3 पार्टनर थे, 4 पार्टनर थे, 4 में से 2 पार्टनर मर गए, 2 जिंदा है ना, अभी भी फर्म कंटिन्यू रहेगी, अभी भी फर्म कंटिन्यू रहेगी, बराबर है। बट हाँ, इसके बारे में पार्टनरशिप अग्रीमेंट के अंदर लिखा होना चाहिए, यहां पे लिख देता हूं, प्लीज ध्यान देना। इवन आफ्टर डेथ और insolvency of partner, firm can continue if given in agreement, अगर अग्रीमेंट में लिखा होगा तो, अगर अग्रीमेंट में लिखा होगा तो। क्लियर है? चल आज उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन क्या है बेटा? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, कंपनी की तरह नहीं है कि एक बार जिस ऑपरेशन के लिए कंपनी पैदा किया वही काम करना पड़ेगा। पार्टनरशिप फर्म ने अगर डिसाइड कर लिया कि भैया अब हम लोगों को बिजनेस चेंज करना है, इफ डिसाइडेड बाय ऑल पार्टनर्स,
बिजनेस ऑफ फर्म कैन चेंज, बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म कैन चेंज। अगर सारे पार्टनर ने मिलकर डिसाइड कर लिया तो यस चेंज भी कर सकते हैं, ऑपरेशन चेंज कर लो। कल तक के हमारा गन्ना रस बनाने का काम था, शक्कर बनाने का काम था, आज हमने सोचा कि हम लोग आज से खेती करेंगे, आज से हम लोग किराना माल बेचेंगे। यस ऑपरेशन चेंज कर सकते हैं अगर सारे पार्टनर मिलकर के डिसाइड करते हैं तो। हाँ डीड उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। डिसीजन मेकिंग पार्टनर्स के हाथ में, डिसीजन मेकिंग पार्टनर्स के हाथ में, बरोबर है। डिसीजन मेकिंग इज विथ पार्टनर्स, इज विथ पार्टनर्स। एफर्ट्स रिवॉर्ड रिलेशनशिप। सर अब ये क्या है, एफर्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप, बोलो बेटा। हाँ बोलो। अगर एग्रीमेंट में लिखा है इफ गिवन इन एग्रीमेंट few partner can get high profit for their extra efforts। अगर पार्टनरशिप फर्म के एग्रीमेंट में लिखा है कि जो पार्टनर ज्यादा मेहनत करेगा उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, अगर उसका प्रॉफिट रेशो भी लिखा हुआ है तो यस उससे ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, अग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। बरोबर है क्या, यस और नो। और एक और इसका मेरिट है, प्लीज ध्यान देना बेटा, प्लीज सब लोग ध्यान दे देना। चलो आ जाओ। गुडविल, आप सभी लोग जानते हो गुडविल इज द नेम एंड फेम ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेम एंड फेम, एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर फर्म में आना चाहता है, फर्म कैन टेक गुडविल फ्रॉम दैट न्यू पार्टनर। फर्म उस नए पार्टनर से गुडविल ले सकती है क्या, यस फर्म कैन टेक गुडविल फ्रॉम दैट न्यू पार्टनर, यस और नो। ये हो गया पार्टनरशिप फर्म के कुछ मेरिट्स। एक और है बेटा लास्ट में, स्पेशलाइजेशन। क्या है बेटा स्पेशलाइजेशन, पार्टनरशिप फर्म में कुछ पार्टनर के पास स्पेशल स्किल होता है, स्पेशल टेक्नोलॉजी होती है, उसके लिए उससे ज्यादा प्रॉफिट भी मिल सकता है। लास्ट वाला स्पेशलाइजेशन। फ्यू पार्टनर में हैव स्पेशल स्किल और टेक्नोलॉजी, तो उसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी मिल सकता है क्या, या फिर उसका पार्टनरशिप फर्म को फायदा होगा क्या, यस पार्टनरशिप फर्म को भी फायदा होगा। डीमेरिट्स, प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी। क्या होता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर में अगर पार्टनर्स के बीच में झगड़ा लफड़ा हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, या पार्टनरशिप फर्म के अंदर में एक पार्टनर छोड़ के बचे हुए सारे पार्टनर मर गए तो अकेला आदमी खुद से पार्टनरशिप नहीं कर सकता है, तो ये प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी सबसे बड़ा डिमेरिट है। अब्सेंस ऑफ लीगल स्टेटस, पार्टनरशिप फर्म का कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है, जैसे कंपनी और कंपनी का मालिक ये दोनों अलग अलग पर्सन है, बट पार्टनरशिप फर्म में ये पार्टनरशिप फर्म और ये पार्टनर ये दोनों लॉ की आंखों के, लॉ की नजरों के सामने दोनों एक ही है, जैसे सोल प्रोप्राइटर ये, तो सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है पार्टनरशिप फर्म का। डिस्प्यूट हो सकते हैं, दो अलग अलग दिमाग, दो इंसान, एक किचन में दो बर्तन होते तो खड़कते आवाज आती है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द इंटरेस्ट, हमने देखा था ना थोड़ी देर पहले, कोई भी पार्टनर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता है। कंपनी के केस में कंपनी का शेयर का आप ट्रांसफर कर सकते हो, बट यहाँ पॉसिबल नहीं है। लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स, मैक्सिमम पार्टनर 50 ही लिखा हुआ है आपके बुक में, 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते, लिमिटेशन है। डिफिकल्टी इन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, नए पार्टनर को एडमिशन लेना है तो सारे पार्टनर का परमिशन जरूरी है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, मैंने बताया था ना, अगर पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है तो पार्टनर की पर्सनल स्टेट तक बिक जाएगी, वो पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए। एंड रिस्क ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी, रिस्क ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी क्या होता है बेटा,
आप सभी लोग जानते हो कि पार्टनरशिप फर्म में किसी एक ने भी काम किया तो दूसरे पार्टनर को वो लायबल रहेगा। हो सकता है किसी एक ने गलत काम कर दिया तो दूसरे पार्टनर के ऊपर भी उसकी जिम्मेदारी आ जाएगी क्या? यस, ये इंप्लाइड है, इंप्लाइड है। इसीलिए ऐसे इंसान के साथ पार्टनरशिप करो जो अच्छा है। देन लिमिटेड कैपिटल, कंपनी के कंपैरिजन में पार्टनरशिप फर्म का कैपिटल लिमिटेड है। एंड प्रॉब्लम ऑफ सिक्रेसी, एक पार्टनर ने वो बात अगर फर्म के बाहर कर दी तो तकलीफ बढ़ जाएगी। यस और नो, ये कुछ डिमेरिट्स है। थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। देन टाइप्स ऑफ पार्टनर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉर्मेंट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। ये फर्म के अंदर में एक्टिवली काम नहीं करता है, डज नॉट टेक पार्ट इन द वर्किंग ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, डज नॉट टेक पार्ट इन द वर्किंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक्टिव पार्टनर, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है डे टू डे वर्किंग ऑफ द पार्टनरशिप फर्म में, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर। नॉमिनल, सिर्फ नाम का पार्टनर है। जैसे अमिताभ बच्चन को किसी पार्टनरशिप फर्म ने अपने यहाँ पे पार्टनर ले लिया, अमिताभ बच्चन ना पैसा लगा रहा है, अमिताभ बच्चन ना काम कर रहा है, अमिताभ बच्चन ना फर्म के बिजनेस को डे टू डे बेसिस पे देख रहा है, ना पैसा है ना नाम है। नॉमिनल पार्टनर लेंड्स हिज नेम, ही जस्ट लेंड हिज नेम टू द फर्म, इसे बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर, इसे बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। यस और नो। देन सीक्रेट पार्टनर, रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं है जनरली। पार्टनर नॉट नोन टू द थर्ड पार्टी, बाहर वालों को पता नहीं कि ये भी इस फर्म में पार्टनर है। माइनर एज अ पार्टनर, सर माइनर मतलब जिसने 18 साल की भी एज पूरी नहीं की, क्या वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है क्या? हाँ, बट ओनली फॉर प्रॉफिट। मतलब लॉस अगर हुआ तो माइनर पार्टनर को लॉस बेयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फायदे में। सुख का साथी दुख में ना कोई, यानी सिर्फ प्रॉफिट में साथ में है, प्रॉफिट के लिए वो पार्टनर बनाए। लॉस हुआ तो माइनर पार्टनर को लॉस बेयर करने की जरूरत नहीं है। एंड पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, ऐसा भी होता है काफी बार, ऐसा इंसान जिसने 18 साल के ऊपर की एज है लेकिन पार्टनरशिप में आते समय बोल दिया था मैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए लायबल हूँ, प्रॉफिट के लिए हूँ, लॉसेस के लिए मैं लायबल नहीं हूँ, मैं सिर्फ प्रॉफिट शेयर करूंगा, लॉस हुआ तो बचे हुए पार्टनर का, तो उसको बोलते हैं पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। सब पार्टनर, ये ए और बी एक फर्म के अंदर में पार्टनर है। अब ए को जो भी प्रॉफिट मिलता है ये प्रॉफिट ये थोड़ा सा एक्स को भी दे रहा है, तो एक्स हो गया सब पार्टनर। पार्टनर शेयर ओन प्रॉफिट विद द थर्ड पर्सन यहाँ पे कौन है? एक्स, तो उस एक्स को बोलेंगे सब पार्टनर। यस और नो, समझ में आया बेटा? टाइप्स ऑफ पार्टनर, सिंपल था एकदम। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। सिंपल, डॉर्मेंट, एक्टिव, नॉमिनल, सीक्रेट, माइनर, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली एंड सब पार्टनर। देन टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पे आपको बस नाम ही है, डिटेल में आप 12th में पढ़ोगे। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जनरल पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी। एलएलपी ये नया कॉन्सेप्ट है, 2008 में ही आया था। इसके अंदर में कुछ फीचर्स, फ्यू फीचर्स लाइक कंपनी, मतलब एलएलपी का और उनके पार्टनर का लीगल स्टेटस अलग अलग है, लेकिन जनरल पार्टनरशिप में उनका लीगल स्टेटस है कि लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर और फर्म दोनों एक ही। अब जनरल पार्टनरशिप में कौन सी पार्टनरशिप फर्म हो सकती है? पार्टनरशिप एट विल, खुद की इच्छा से बनी है, खुद की इच्छा से कोई पार्टनर कभी भी छोड़ के जा सकता है। पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर ट्रेड, एक लिमिटेड ट्रेड के लिए पार्टनरशिप बनाया है। एंड पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर, एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए, जैसे दो फर्म है, उन्होंने सोचा उनका दोनों का कंस्ट्रक्शन का काम है, एक बहुत बड़ी सोसाइटी बनाना है, तो ये बस सोसाइटी बनाने के लिए दो फर्म ने पार्टनरशिप किया। ये सोसाइटी बनाने का वेंचर पूरा होते ही इनकी पार्टनरशिप फर्म टूट जाएगी, तो पार्टनरशिप फॉर स्पेसिफिक वेंचर है, पर्टिकुलर वेंचर है। उसके बाद तू तेरा मैं मेरा, स्पेसिफिक वेंचर के लिए। यस और नो। देन जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछ लो, अगर डाउट नहीं होगा तो हम लोग यहां से आगे बढ़ते। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबॉडी? क्लियर, ऑल सेट, पक्का, डन। अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है बेटा? ये जनरली एग्जिस्ट इन इंडिया ओनली, ये सिर्फ इंडिया में ही देखने मिलेगा, ये और कहीं देखने नहीं मिलेगा, सिर्फ इंडिया में देखने मिलेगा। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पर्संस लीनियरली डिसेंडेंट फ्रॉम एंसेस्टर, जैसे ये दादा और दादी दिख नहीं रही इनमें इनकी, अच्छा ये दादी, ये दादा, ये दादी, ये इनका बेटा, ये बेटे की वाइफ, और ये इनके बच्चे,
यस और नो, ये इनके बच्चे। समझ में आया क्या? लीनियरली डिसेंडेंट फ्रॉम एंसेस्टर्स इंक्लूड्स वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर्स। सर लड़की की अगर शादी होगी तो वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में आएगी क्या? नो। अब इस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर में दो थॉट्स है, दो ग्रुप्स है, मिताक्षरा एंड दया भागा। मिताक्षरा क्या कहता है कि ओनली मेल मेंबर्स इनहेरिट द फैमिली बिजनेस। मेल मेंबर जो मर्द आदमी है, जो आदमी है मर्द है, उसी को फैमिली का बिजनेस आगे मिलने वाला है। सन गेट्स इक्वल राइट्स अलोंग विद हिज फादर इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जो पुरानी प्रॉपर्टी है उसके अंदर में पापा के साथ बेटे को, सन को इक्वल राइट मिलेगा। एंड पॉपुलर इन इंडिया एक्सेप्ट आसाम, बंगाल एंड उड़ीसा। ये जो थॉट है मिताक्षरा, ये इन तीनों स्टेट में आपको देखने नहीं मिलेगा। बट दया भागा थोड़ा अच्छा है, बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स विल बी को पार्टनर्स। दोनों को बिजनेस में इक्वल समान राइट मिल जाएगा। आफ्टर डेथ ऑफ हस्बैंड उसका जो बिजनेस है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसके वाइफ को एंड अदर सक्सेसर को भी मिलेगी। ये और नो। कुछ इसके बारे में और भी काफी सारी बातें हैं जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।